रिकुओ जो कि 5 साल का बहुत ही कमजोर लड़का है, जिससे अपने दादाजी से बहुत ही ज्यादा प्यार है क्योंकि उसके दादाजी सुप्रीम कमांडर है योकाई यानी डीमंस के। लेकिन एक दिन स्कूल में उसके दादाजी के कारण रिकुओ के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है। पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि वो जल्दी अपनी असली पावर को अवेकन करेगा और 10,000 डीमंस का सुप्रीम लीडर बनेगा। रिकुओ जब वो बहुत ही छोटा होता है और अपने फादर के साथ घूम रहा होता है, तभी एक काले बाल वाली छोटी लड़की उसके फादर को एक शॉट की मदद से जान से मार देती है। जब रिकुओ अपने फादर की तरफ देखता है, वो लड़की रिकुओ को देख मुस्कुराती है। उस हादसे के लगभग 3 साल बाद रिकुओ जो कि योकाई क्लैन का तीसरा वारिस है, जिसका नाम है नोरा क्लैन, अब उसका सबसे यंग मास्टर है। रिकुओ को अपने योकाई फ्रेंड्स के साथ प्रैंक्स करना काफी अच्छा लगता है। वो अपने घर में योकाइस के साथ रहता है, जिसमें सबसे मेन है आओटाबो और कुराटाबो जो कि असोल्ट ऑफिसर से नूरा हाउस के, एंड एक लड़की जिसका नाम है ओइकावा जो रिकुओ के साथ एक इंसानी रूप में रहकर उसे प्रोटेक्ट करती है। एक दिन रिकुओ अपने दादाजी नूरारियोन से पूछता है कि क्या अब वो उनका सुप्रीम कमांडर का टाइटल संभाल सकता है। उसके दादाजी उसे थोड़ा और रुकने को कहते हैं जब तक कि वो थोड़ा और बड़ा और एक योकाई की तरह नहीं बन जाता। रिकुओ वादा करता है कि वो भी एक ग्रेट योकाई लीडर बनेगा, बिल्कुल उसके दादाजी की तरह, जिनके अंडर एक समय 100 योकाई काम करते थे। एक दिन रिकुओ के स्कूल के अंदर उनका टीचर योकाई के बारे में कुछ कहानी बता रहा होता है। तभी रिकुओ खड़ा होकर बोलता है कि योकाई बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छे होते हैं और उसके दादाजी सुप्रीम कमांडर है योकाई के। तभी टीचर कहता है कि उसके दादाजी नूरारियोन जबरदस्ती दूसरे लोगों के घर जाकर खाना खाते थे और योकाई तो बस एक कहानी है जो बहुत पहले लोगों के द्वारा बनाई गई थी, असल में वो एग्जिस्ट नहीं करते। यह सब सुनने के बाद रिकुओ बहुत ज्यादा उदास और दुखी हो जाता है। कुछ समय बाद रिकुओ के दादाजी उसे नूरा क्लैन के योकाई लीडर्स की मीटिंग में ले जाते हैं और वो मीटिंग इसलिए बुलाई जाती है ताकि नूरा क्लैन के तीसरे वारिस यानी सुप्रीम कमांडर को चुना जा सके। तभी एक योकाई गाकोजे कहता है कि इस टाइटल के लिए वही सबसे अच्छा उम्मीदवार है क्योंकि उसकी बुराइयों को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। इस साल जितने भी बच्चे गायब हुए हैं सभी के पीछे उसका ही हाथ है और उसकी ड्यूटी है उन्हें जान से मारना। रिकुओ ने ऐसी बुरी बातें पहली बार सुनी होती है, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। योकाई लीडर्स गाकोजे की तारीफ करते हैं उसके इतनी मेहनत के लिए, यहाँ तक कि उसके दादाजी भी उस पर प्राउड होते हैं, जो कि रिकुओ के लिए अनबिलीवेबल होता है। पर उसके दादाजी कहते हैं कि गाकोजे से ज्यादा रिकुओ सुप्रीम कमांडर के टाइटल के लिए बेस्ट है। योकाई बहस करने लगते हैं कि भले ही रिकुओ के अंदर उसके दादाजी का खून है, पर वो अभी भी एक बच्चा है। गाकोजे को गुस्सा आने लगता है कि उसके जैसे बुरे इंसान की जगह एक बच्चे को चुना जा रहा है, फिर भी वो अपने आप को काबू करता है। रिकुओ बहुत चुप होता है, इसलिए उसके दादाजी पूछते हैं कि क्या हुआ, वो खुश क्यों नहीं है। वो खुद भी तो यही चाहता था। अब उसके नीचे 72 नोरा क्लैन के ग्रुप्स काम करेंगे, जो कि सब मिलकर 10,000 योकाई हैं और वो सब उसके ऑर्डर्स पर चलेंगे। पर रिकुओ को अब तक यह नहीं पता था कि योकाई इतने बुरे होते हैं, इसलिए अब ये सच जानने के बाद उसे ये टाइटल बिल्कुल नहीं चाहिए। वो अपने दादाजी से कहता है कि स्कूल में उससे और नफरत की जाएगी और वो उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहकर वो मीटिंग से भाग जाता है। एक शाम जब रिकुओ अपने स्कूल से आने में लेट हो जाता है तो कारासु टेंगु उसे ढूंढने के लिए आता है और रिकुओ को वापस मेंशन ले जाता है। वो नूरारियोन के सलाहकार में से एक है और नूरा क्लैन का एक विश्वासु योकाई है। उनके सफर के बीच रिकुओ पूछता है कि क्या वो एक इंसान है। कारासु टेंगु उसे समझाता है कि उसके मम्मी पापा तो इंसान थे, लेकिन उसके अंदर उसके दादाजी का भी कुछ खून है, जो कि रिकुओ को निराश कर देता है। मेंशन के अंदर पहुंचने के बाद रिकुओ न्यूज देखता है कि यूक्यो शहर के अंदर एक लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके कारण एक बस सुरंग के अंदर नीचे दब गई है। वो एक एलिमेंट्री स्कूल बस होती है जिसके अंदर रिकुओ के दोस्त होते हैं। उस समय बस को बचाने के लिए कोई मदद नहीं थी, इसलिए रिकुओ खुद उन्हें बचाने की सोचता है। पर वहां खड़ा एक योकाई डारुमा गुस्से से बोलता है कि इंसानों की मदद करना डीमंस के खिलाफ है और वो एक इंसान को इतने सारे योकाई की पावर यूज करने नहीं दे सकता। तभी आओटाबो उससे कहता है कि भले ही वो नोरा क्लैन का ग्रेट जनरल काउंसिल है, लेकिन वो रिकुओ से ऐसे बात नहीं कर सकता। सभी योकाई आओटाबो को रोकने की कोशिश करते हैं। रिकुओ को डारुमा की बात सुन गुस्सा आने लगता है, जिससे उसके आसपास से बहुत सारा व्हाइट स्मोक निकलता है और उसकी आवाज बदलने एंड बाल लंबे और सफेद होने लगते हैं। ऐसा कुछ पहले बिल्कुल भी नहीं हुआ था, इसलिए सारे योकाई काफी चौंक जाते हैं। रिकुओ कहता है उसके पास इन सब का समय नहीं है। अगर वो लोग उसे इसलिए नहीं सुनेंगे क्योंकि वो एक इंसान है, तो वो खुद एक योकाई बनकर उन सबको लीड करेगा। उसका खून गर्म होने लगता है क्योंकि उसने सुप्रीम कमांडर के खून को इनहेरिटेट कर लिया है। अब उसके पास सारे राइट्स है उन्हें लीड करने के लिए।
वहीं दूसरी तरफ जिस टनल के अंदर बस फंस गई होती है, गाकोजे और उसकी योकाई आर्मी वहां पहुंच जाती है उन बच्चों को जान से मारने के लिए। सारे बच्चे डीमंस को देखकर डर के मारे कांप रहे होते हैं। गाकोजे उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहां बहुत सारा व्हाइट स्मोक छाने लगता है, जिससे रिको और उसका ग्रुप बाहर निकलता है। गाकोजे रिको को देख अपनी आर्मी से अटैक करने को कहता है, लेकिन रिको तक पहुंचने और हाथ लगाने से पहले ही एक योकाई अपनी धागे जैसी पावर का इस्तेमाल करके उसको खत्म कर देता है। उसका नाम होता है कुबिनाशी। आओटाबो और कुराटाबो दोनों एक एक करके गाकोजे की आर्मी को खत्म करने लगते हैं, और ओइकावा भी अपनी स्नो पावर का इस्तेमाल करके उन सब योकाइस को जमाने लगती है, और बाकी सब मेंबर्स भी उन सब पर एक साथ हमला कर रहे होते हैं। गाकोजे ये सब देख उन सब बच्चों पर सीधा हमला कर देता है, पर तभी रिको अचानक वहां आकर उस पर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे उसका बहुत सारा खून निकलने लगता है। गाकोजे को यकीन नहीं होता कि वो एक बच्चे से कैसे पिट सकता है, क्योंकि उससे तो सब डरते हैं। रिको ये मानता है कि वो सबसे डरावना है, लेकिन वो किसी योकाई को कमजोर को मारकर खुशी लेते नहीं देख सकता। रिको ये घोषित करता है कि वो सुप्रीम कमांडर बनेगा और सभी योकाइस को लीड करेगा। ये कहकर रिको सीधा गाकोजे की तरफ अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने जाता है और एक ही स्लैश में उसे जान से खत्म कर देता है। बस के अंदर सारे बच्चे काफी शौक होते हैं और उसे एक हीरो की तरह देखते हैं। डारुमा ये सब कुछ देख रहा होता है और सोचता है कि लॉर्ड ऑफ द नाइट्स होने का मतलब क्या होता है, वो जो इंसानों के बीच भी छा सकता है और असली डर पैदा कर सकता है। तभी रिको अचानक नीचे गिर जाता है और उसकी बॉडी दोबारा से फिर से नॉर्मल हो जाती है। 4 साल बाद सभी योकाई सुप्रीम कमांडर से सवाल करते हैं कि कब तक वो रिटायर होने से पहले सुप्रीम कमांडर के लिए रिको को आगे रखेंगे, पर नूरा रियोन को विश्वास होता है कि कोई भी उसके 72 सेकंड नूरा क्लैन के 10,000 योकाई को लीड नहीं कर सकता, सिवाय तीसरे वारिस उसके पोते रिको के। ये सुन काउंसिल के मेंबर्स खुशफुसाने लगते हैं कि वो तो अभी भी बच्चा है, रिको को खुद ये टाइटल नहीं चाहिए। तभी एक मेंबर बोलता है कि उसने सुना है कि यंग मास्टर ने अपनी हिडन पावर आज से लगभग 4 साल पहले पहली बार दिखाई थी। तभी एक मेंबर ग्यूकी कहता है कि रिको सिर्फ रात में ही अपनी पावर यूज कर सकता है, वो अपनी असली पावर का प्रदर्शन नहीं कर रहा है, लेकिन वो लोगों के अंदर डर पैदा कर सकता है। एक दिन जेन वापस घर आता है रिको को देखने के लिए। वो रिको का बचपन का दोस्त है और बिल्कुल उसके सगे भाई जैसा है। जेन कुछ समय से फैमिली के साथ बातचीत में नहीं था, इसलिए वो खास थर्ड कमांडर यानी रिको से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन ग्यूकी कहता है कि वो अभी पूरी तरह थर्ड कमांडर बना नहीं है। जब रिको अपने स्कूल से वापस लौटता है तो वो जेन से मिलता है, जहाँ जेन रिको से माफी मांगता है क्योंकि उसने जनरल मीटिंग्स के अंदर हिस्सा नहीं लिया। रिको उस बात को टाल देता है, ये कह के कि वो मीटिंग्स इतनी खास नहीं थी। जेन समझाता है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो सभी डीमंस का मास्टर बनने वाला है। रिको कहता है कि वो उस पोजीशन के लायक बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो एक इंसान है, पर यह बात जेन को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देती है और वो रिको पर चिल्लाने लगता है ऐसी बेवकूफों वाली बातें करने के लिए। अगर वो ऐसे ही बर्ताव करते रहा तो लीडर्स को कोई आइडिया नहीं होगा कि आखिर थर्ड कमांडर कौन बनेगा। पर रिको फिर भी कहता है कि एक इंसान के लिए वो पोजीशन लेना काफी अजीब है। फिर से यही बात दोबारा सुन जेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और गुस्से में आकर वो अपने जहरीले पंखों से रिको को जान से मारने जाता है, पर ज्यादा गुस्से के कारण जेन कमजोर होकर खांसने लगता है। जेन असल में एक जहरीला बर्ड है जो बहुत ज्यादा माहिर है दवाइयां बनाने में। जो भी दवाई वो बनाता है कुछ महीने और साल बीतने पर वो जहर बन जाती है। उसके पंख भी उम्र के साथ जहरीले होते जाते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं रिको अपने दादाजी पर गुस्सा होता है जेन को यहाँ तक लाने और परेशान करने के लिए, क्योंकि वो उस हालत में नहीं था। उसके दादाजी कहते हैं अगर ये बात है तो वो उसकी नूरा फैमिली को लीड नहीं कर सकता। जेन के सफर के बीच हेबिदायू एक स्नेक जेन से कहता है कि उसे नूरा फैमिली को अब छोड़ देना चाहिए उनके नए कमांडर के कारण, लेकिन जेन उसे समझाता है कि वो यानी पूरा जेनी ग्रुप नूरा क्लैन का कर्जदार है, क्योंकि जेनी ग्रुप के अंदर सभी डीमंस का शरीर बहुत कमजोर होता है, लेकिन जिन्होंने उन्हें प्रोटेक्ट किया और एक डिसेंट डीमन के रूप में अपनाया वो सिर्फ नूरा रियोन थे। नूरा क्लैन के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल सपोर्टर्स हैं, जैसे डारुमा अलायंस और जेनी ग्रुप। प्राचीन समय से बहुत सारे डीमंस जापान के अंदर रह रहे हैं, जिनमें से काफी ज्यादा डीमंस कमजोर हैं, लेकिन उन कमजोर डीमंस को प्रोटेक्ट करना नूरा क्लैन की मेन ड्यूटीज में से एक है। जेन की बात सुनने के बाद हेबिदायू जेन के कमजोर शरीर का फायदा उठाकर उसे बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसे यकीन था कि वो रिको की ही साइड लेगा। जेन को धोखा मिल चुका होता है, पर हेबिदायू के हिसाब से असल में धोखा उससे मिला है, क्योंकि अगर जेन एक ताकतवर बंदा होता तो एक वेसल के तौर पर ही सही पर उसकी भी एक अच्छी पोजीशन होती।
जेन के पास अभी भी एक मिशन होता है, इसलिए वो सिर्फ ऐसे ही यहाँ नहीं मर सकता। हालांकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर हालत में होता है। हेबिदायू एक बड़े और ताकतवर स्नेक में बदलकर जेन पर सीधा हमला कर देता है, पर तभी अचानक कारासु टेंगु उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। रिकुओ अपनी योकाई फॉर्म के अंदर जेन को बचाने के लिए आया होता है। उसने सब कुछ पहले ही देख लिया था और वो हेबिदायू से कहता है अगर उसके अंदर जेन की अच्छाई का 1000वां हिस्सा भी होता तो वो उसकी जान बख्श देता। रिकुओ अपनी स्वॉर्ड के एक स्ट्राइक से हेबिदायू को 20 से 2 टुकड़ों में काट देता है। जेन सोचता है कि ये कौन है। कारासु उसे बताता है कि वो रिकुओ है। यह सुन जेन शॉक्ड हो जाता है। आखिर में सब कुछ जानने के बाद जेन रिकुओ पर बहुत प्राउड होता है और उससे कहता है कि वो दोनों कप ऑफ शेक एक्सचेंज करें, क्योंकि आखिर अगर वो मरने ही वाला है तो वो उसके हाथों से मरेगा। रिकुओ बोलता है कि क्या वो सीरियस है। जेन कहता है हाँ, आज से उसकी बची हुई जिंदगी उसके हाथों में है। रिकुओ भी कहता है कि वो 3rd कमांडर बनेगा। हालांकि कारासु सोचता है कि कोई फायदा नहीं है। अगली सुबह वो अपने इंसानी रूप में वापस आ जाएगा और सब कुछ भूल जाएगा। अगली सुबह एक जनरल मीटिंग रखी जाती है और वहाँ रिकुओ भी होता है, जहाँ नोरा रियोन कहते हैं कि ये मीटिंग फैमिली को और मजबूत बनाने के लिए बुलाई गई है। फिर उन्होंने सबके सामने नोरा रिकुओ को 3rd कमांडर बनाने की अनाउंसमेंट कर दी। सब योकाइस के लिए काफी अचानक था, क्योंकि अब तक रिकुओ सब कुछ लाइटली ले रहा था, लेकिन अब वो पूरा तैयार होता है ये जिम्मेदारी लेने के लिए। रिकुओ ने सबको शुक्रिया कहा कि वो सब इस कीमती और लकी दिन, जिसे टेंकी जित्सु भी कहते हैं, एक साथ इकट्ठा हुए। फिर वो उन सबसे माफी भी मांगता है कि उसने इतनी बड़ी पोजीशन से सबको सीधा इंट्रोड्यूस किया। इन सब के बाद रिकुओ अपने 3rd कमांडर की पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ समय बाद उनमें से एक मेंबर ही आए नोरा रियोन को एक हादसे के बारे में इन्फॉर्म करता है, जो कि बाकेनेको वैली में हुआ था। हियाई को लगता है कि ये किन्हीं छोटे योकाइस का काम होगा, जो शायद क्योसो क्लैन को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो कहता है कि ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, वो खुद ही इस मुसीबत को हैंडल कर लेगा। हालांकि अगले दिन क्लैन के मेंबर्स को एक बुरी खबर मिलती है कि हियाई और उसके बाकी 9 साथी एक जंगल के अंदर मर चुके हैं। ये जानने के बाद सबको काफी शौक लगता है, क्योंकि हियाई काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता था और फिर भी उसको इतनी आसानी से मार दिया गया। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में रिकुओ देखता है कि कारासु बहुत जल्दी और टेंशन में होता है। बाद में रिकुओ को ये पता चलता है कि उसके दादाजी नोरा रियोन गायब हो चुके हैं। वैसे तो नोरा रियोन का अचानक गायब हो जाना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन हाल ही में हुए हियाई वाले हादसे के बाद अब सब लोग काफी चिंता में थे। रिकुओ कहता है कि वो खुद इस मैटर को देखेगा। जैसे ही वो स्कूल से घर की तरफ भागकर जा रहा होता है, वो एक स्टूडेंट से अचानक टकरा जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो स्टूडेंट उसका इंतजार कर रहा था। वो लड़का रिकुओ को पहले से ही जानता था और कहता है कि वो दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, जवान और खूबियों से भरे हुए। वो रिकुओ से कहता है कि भले उसके पास सब कुछ पहले से ही है, पर अब वो उससे सब कुछ छीन लेगा, और वादा करता है कि वो रिकुओ से ज्यादा डर कायम करेगा। रिकुओ को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। इसी बीच रिकुओ की एक इंसानी दोस्त काना को एक स्टूडेंट इनुगामी परेशान कर रहा होता है। उसकी जीभ बिल्कुल किसी कुत्ते की तरह होती है। इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ करे, दूसरा स्टूडेंट उसे वापस बुला लेता है। जैसे ही वो वहां से जा रहे होते हैं, अचानक 7 पिलग्रिम्स उनके आसपास आ जाते हैं। वो सभी शिकोकू के 88 डीमन गॉड लीडर्स में से एक होते हैं, जो कि सारे शिकोकू के बहुत फेमस 88 अलग पवित्र जगहों से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम नोरा रियोन को देखते हैं, जो कि पार्क में रिकुओ की स्कूल फ्रेंड के साथ होते हैं। उस लड़की का नाम होता है यूरा केइकेन। वो ओनम्योजी क्लैन से होती है, जो कि लोगों को डीमन से बचाते हैं, पर उसे ये नहीं पता होता कि नोरा रियोन भी एक डीमन है। तभी वह हवाई चलने लगती है और अचानक एक बहुत पावरफुल अटैक उनकी तरफ होता है, पर वो नोरा रियोन को बचा लेती है। वो अटैक एक विंड डीमन ने किया होता है, जिन्हें कुमायताची के नाम से जाना जाता है। यूरा कहती है कि वो कोई नॉर्मल कुमायताची नहीं है, क्योंकि उसके विंड स्ट्राइक्स में जहर भी है, और उसका नाम है मूची, जो कि शिकोकू से है। मूची फिर से अपने बहुत सारे विंड स्ट्राइक्स से अटैक करता है, लेकिन यूरा उसके सारे स्ट्राइक्स को ब्लॉक कर देती है। यूरा को लगता है कि ऐसे वो रिकुओ के दादाजी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए वो वहाँ एक पेपर डॉल फेंक शिकिगामी को समन करती है, जो कि नोरा रियोन को लेकर एक बिल्डिंग पर चला जाता है। सारे कुमायताची यूरा पर एक साथ हमला करने लगते हैं, लेकिन यूरा तभी अपने 2 और पेपर डॉल्स को निकालकर वहां 2 पावरफुल शिकिगामिस को समन कर देती है, जिसे देख नोरा रियोन सोचते हैं कि वो इस उम्र में भी 3 शिकिगामिस को कैसे यूज कर सकती है। वो अपने वुल्फ शिकिगामी से उन सबको मारने का ऑर्डर देती है, और वो एक के बाद एक सबको मारने लगता है। फिर वो उसके बाद एक और शिकिगामी रेते को समन कर अपने हाथ के साथ मर्ज कर लेती है, जिसके बाद वो अपने अटैक को लोड करने लगती है और फिर उन सब पे हमला करती है। यूरा उन सबको खत्म कर देती है, लेकिन तभी अचानक एक पॉइजनस विंड स्ट्राइक उसके पीछे से लगता है, जो कि मूची ने किया होता है।
वो फिर से खड़ी होकर अटैक करने की तैयारी करती है और अपने दोनों शिकिगामी से उस पर अटैक करने को कहती है। हालांकि यूरा को जहर के कारण अपना अटैक लोड करने में काफी परेशानी हो रही होती है। उसका शिकिगामी बुक्योकु कहता है कि 4 शिकिगामी को एक साथ अब उसकी बॉडी हैंडल नहीं कर सकती। तभी उसका एक शिकिगामी बुरी तरह घायल हो जाता है। मूची मौके का फायदा उठाकर हमला करता है, पर बुक्योकु बहुत मुश्किल से उसे ब्लॉक कर लेता है। यूरा ये देख उसे वापस बुला लेती है और वो अटैक सीधा यूरा को लग जाता है। मूची कहता है कि अब वो और समय बर्बाद नहीं कर सकता। वो सीधा नूरारियोन के पास चला जाता है क्योंकि वो उसे ही मारने के लिए आया होता है। तब भी नूरारियोन को यह भी पता चलता है कि ही को मारने के पीछे भी मूची का ही हाथ था। मूची अपने विंड स्ट्राइक से नूरारियोन पर हमला करता है, पर वो उसे आसानी से डॉज कर लेते हैं। वो लगातार अटैक करते जाता है, पर नूरारियोन डॉज करते करते बिल्डिंग के एज पर आ जाते हैं। मूची कहता है कि आखिरकार उसे एक बड़ी हस्ती को मारने का मौका मिल ही गया, क्योंकि वहां से भागने का अब कोई रास्ता नहीं है। मूची अब लगातार उस पर विंड स्ट्राइक से अटैक करता है, लेकिन नूरारियोन सिर्फ अपनी सोर्ड से उसे ब्लॉक कर रहे होते हैं। तब भी वो अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हैं, जिससे वो विंड स्ट्राइक्स वापस मूची को ही लगते हैं। नूरारियोन अचानक गायब हो जाते हैं, लेकिन असल में वो वहीं होते हैं। मूची नूरारियोन की बातें सुन पा रहा था, लेकिन उन्हें देख नहीं, इसलिए वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। नूरारियोन कहते हैं कि वो उसे देखते हुए भी नहीं देख सकता और यही उसकी पावर है। नूरारियोन मूची को अपनी सोर्ड से मार देते हैं और मूची को तब तक पता भी नहीं चल पाता। वहीं मेंशन के अंदर रिको एक जगह अपनी मीटिंग कर रहा होता है, जहां वो बात कर रहे होते हैं उन परेशानियों की जो एक ग्रुप खड़ी कर रहा है। रिको को यकीन होता है कि ये सब कुछ उन्हीं 7 पिलग्रिम्स का काम है, जिन्हें उसने एक दिन पहले देखा था और उन्होंने ही एंड बाकी सबको मारा है। वो सभी पूरा कंफर्म तो नहीं होते हैं, पर इसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा थे। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि सारे इंसान अभी तक डीमंस के एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं जानते, लेकिन अगर ये ग्रुप इसी तरह के काम करते रहा तो ये रात जल्दी सबके सामने आ सकता है। उसके बाद सब रिको से पूछते हैं कि अब उनके आगे के क्या कदम होंगे। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट जिसके साथ रिको पहले मिला था 7 पिलग्रिम्स के साथ एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा होता है। वहाँ वो सब मिलकर अपने अगले प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अब वो सभी उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहाँ उनके सपने जल्दी हकीकत में बदल सकते हैं। नूरारियोन जो कि मूची के साथ अपनी बैटल के बाद से गायब हो चुके हैं, उनके पास अब सबसे अच्छा मौका है नूरा फैमिली को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। हालांकि अफवाह अभी भी घूम रही है कि नूरा फैमिली के पास अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है, जिसमें टोचिगामी सबसे ज्यादा डर कायम करने और फैमिली के ताकतवर सपोर्टर्स माने जाते हैं। इसलिए वो स्टूडेंट जो कि शायद उनका लीडर है कहता है कि तो फिर वो सबसे पहले उन्हें खत्म करेंगे। उनका प्लान होता है कि वो सबसे पहले यूक्यो टाउन में उथल पुथल और तोड़फोड़ करेंगे, ताकि नूरा फैमिली के फाइटर्स का ध्यान उस जगह पर जाए। इनवू जो कि एक बर्ड है जिसकी पावर है फायर अटैक्स को यूज करना, वो यूक्यो शहर में जाता है ताकि वो इंसानों को अपनी पावर दिखा सके। वो एक पार्क के अंदर फायर ब्रीथिंग का इस्तेमाल कर आग लगा देता है, जिससे टाउन में तबाही होने लगती है। इंसान ये देख घबरा रहे होते हैं, लेकिन यूरा उसी जगह पर मौजूद होती है। वो अपनी पावर से आग को बढ़ने से रोक देती है। फिर यूरा इनवो से फाइट करने जाती है, लेकिन सान बेगेरासु नूरा फैमिली के 3 फाइटर क्रोस सही समय पे वहां पहुंच जाते हैं, जिससे इनवो को मजबूरन वहां से भागना पड़ता है। बाद में काना रिको को सब कुछ बताती है और कहती है कि वो डीमंस होते हैं, अब इस बात में विश्वास करती है। हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट 7 पिलग्रिम्स को शाबाशी देता है शहर में इतनी तबाही मचाने के लिए। उसके बाद वो कहता है कि अब उनका अगला निशाना दुश्मनों का मेन हाउस यानी नूरा फैमिली का हेडक्वार्टर्स है, और इस बार इनुगामी की जिम्मेदारी होती है तबाही और नुकसान पहुंचाने की। दूसरी साइड एक रूम में नूरा फैमिली के कुछ मेंबर्स प्लानिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी ही का बेटा शोए गुस्से में कहता है कि लीडर्स हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। वो अपने फादर ही का बदला लेना चाहता है, चाहे उसे सिर्फ अपने दम पर ही क्यों न लेना पड़े। उस वक्त रिको मीटिंग में मौजूद नहीं था, इसलिए हितोत्सु में शोए को उकसाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे ही के बेटे से यही उम्मीद थी। फिर थोड़ी देर बाद रिको मीटिंग रूम में पहुंच जाता है। वो सबसे माफी मांगता है देरी से आने के लिए। हितोत्सु में कहता है वो सब जल्दी आ गए क्योंकि ये फैमिली के लिए एक बहुत जरूरी मैटर है। फिर रिको सबको साफ साफ कहता है कि अब कोई भी अपने अनुसार कदम नहीं लेगा। अगर किसी ने अकेले कुछ करने की कोशिश की तो उसे आसानी से माफ नहीं किया जाएगा। रिको कहता है कि भले जो भी हो, लेकिन नूरा फैमिली अब मिलकर ही दुश्मन का सामना करेगी। रिको यहाँ तक कि शोए से भी बदला लेने के लिए मना करता है। शोए रिको से बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन रिको साफ साफ कहता है कि ये वक्त अलग होने का नहीं है, क्योंकि उनका दुश्मन भी यही चाहता है कि नूरा फैमिली अंदर से टूट जाए। रिको ये भी मानता है कि उसके दिल में भी बदले की आग है, लेकिन बस उन्हें सही समय का इंतजार करना है। तभी हितोत्सु में पूछता है कि अब उनके आगे का क्या प्लान है।
रिको कहता है कि अभी के लिए वो सिर्फ अपने मेंशन के डिफेंस को बहुत मजबूत बनाएंगे ताकि दुश्मन उसे आसानी से पार ना कर सके। लेकिन दूसरी तरफ इनुगामी छत से उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और उनके प्लान को बर्बाद करने के लिए वो पॉन्ड के पास रहे कमजोर योकाई पर हमला करता है और उनमें से एक को मार देता है। बाहर से आ रही आवाजों के कारण रिको और ओइकावा चेक करने आते हैं। वो भागकर देखने जाते हैं कि क्या हुआ। वही इनुगामी अपने डॉग फॉर्म के अंदर पेड़ के पीछे से सब कुछ देख रहा होता है। वो अचानक पेड़ से बाहर निकलता है और सीधा मेंशन के अंदर घुस जाता है। वो मेंशन को अंदर से एक रूम से दूसरे रूम तक नुकसान पहुंचाने लगता है। वो इतना तेज होता है कि कोई भी उसे नहीं पकड़ पाता। रिको उसका मेंशन के मेन गेट तक पूरा पीछा करता है, जहाँ इनुगामी अपने ग्रुप से जाकर मिल जाता है। वो स्टूडेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम टानुकी टामाजुकी है, जो कि लीडर है 88 शिकोकु डीमन गॉड्स का, और उसके फादर 800 तानुकी हाउसेस के हेड है। रिको उससे पूछता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। तामाजुकी जवाब देता है कि उसका मकसद है इस शहर में रिको से ज्यादा डर कायम करना ताकि वो उससे ऊपर आ सके। तभी अचानक शोए वहां पर आता है और कहता है कि उसका नाम शोए है, जो कि ही क्लैन से है। तामाजुकी शोए के सामने ही को कमजोर बोल देता है, जिससे गुस्से में आकर वो उस पर अटैक करने जाता है और बाकी कुछ मेंबर्स भी अटैक करते हैं। लेकिन इनुवु अपने फायर स्टाइल पावर का इस्तेमाल करके उन सबको रोक देता है और मेंशन के गेट पर आग लगा देता है। इन सब के बाद उनका ग्रुप वहां से निकल जाता है। रिको उनका पीछा करने से मना करता है। आउटा वो अपनी जबरदस्त ताकत के साथ भी आग को रोकने में नाकामयाब होता है। लेकिन काप्पा अपनी पावर का बिल्कुल सही इस्तेमाल कर पॉन्ड के पानी से मेंशन की आग को पूरा बुझा देता है। अगले दिन सारे योकाई मिलकर मेंशन के डिफेंस को और भी मजबूत बनाने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ इनुवु और तामाजुकी बात कर रहे होते हैं उस हादसे की जो कि कल रात उन्होंने मेंशन में किया था, जहां तामाजुकी कहता है कि अभी तक किसी को भी सोतोमुगी सामा के एक्शंस के बारे में पता नहीं चला है और जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम रिको और काप्पा को देखते हैं, जहाँ रिको कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। काप्पा उससे शुक्रिया बोलता है उसकी मदद के लिए। उसके बाद हम एक जगह को देखते हैं जहाँ वन ऑफ द 7 पिलग्रिम्स गांगी कज़ू पानी पर बैठा होता है। तभी काप्पा वहां उस जगह पर आ जाता है और कहता है कि वो शायद वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट को डिस्ट्रॉय कर यूक्यो टाउन में परेशानी खड़ी करने की सोच रहा है। रिको काप्पा से कहता है कि वो सब कुछ करने के लिए फ्री है, बस इस प्लांट को नुकसान मत पहुंचाना। गांगी कज़ू पानी को मैनिपुलेट कर हमला करता है, पर काप्पा उसे अपने हाथ से आसानी से रोक देता है। वो भी फिर अपनी पावर से उस पर हमला करता है। गांगी कज़ू लगातार उस पर अटैक करते जाता है, पर काप्पा उसे अपनी वाटर शील्ड से ब्लॉक करते रहता है। वो हवा में छलांग मारता है, लेकिन काप्पा अपने शार्प वाटर स्ट्राइक से उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी इनुवु वहां पर आ जाता है। हालांकि रिको अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे वहां से उड़ा देता है। काप्पा फिर से अटैक करता है जब वो गिर रहा होता है, पर अटैक लगने से पहले ही इनुवु उसे बचा लेता है और उसे लेकर फिर वहां से चला जाता है। काप्पा कहता है कि थर्ड कमांडर अब क्या उन्हें भी यहाँ से चलना चाहिए। वहीं एक मीटिंग में सासामी काउंसिल को हाल ही में हुए मर्डर के बारे में जानकारी देती है, जिसमें मोटाइनाशी ओबाके और उनके 3 बॉडीगार्ड की जान चली गई, जो कि ओबाके क्लैन से आते थे। यह हादसा तब हुआ जब सिक्योरिटी काफी कमजोर थी, यानी मेन हाउस से वापस लौटते वक्त उन पर यह हमला हुआ था। तभी काउंसिल के मेंबर्स ये सुनने के बाद सोचते हैं कि इसका मतलब कोई अंदर का आदमी ही उनके दुश्मन की मदद कर रहा है। रिको उन सभी को शांत करता है, ये कहकर कि अभी तक पूरा कंफर्म नहीं है कि यही हुआ है। वो ये मैटर कारासु टेंगु को सॉल्व करने के लिए दे देता है और बाकी सभी से भी पूरी नजर रखने को कहता है। इसी बीच यूरा को अचानक यूक्यो शहर में एक डिमोनिक ऑरा महसूस होता है। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास से गुजरती है और यूरा उसे पुकारती है, लेकिन वो औरत गुस्सा हो जाती है कि उसने बूढ़ी औरत किसे कहा। ये पली काफी था एक फाइट के लिए। वो औरत अपने बालों से यूरा पर अटैक करती है, पर यूरा तुरंत अपने आप को उस अटैक से बचा लेती है। जैसे उस औरत को पता चलता है कि यूरा एक ओनम्योजी है, वो वहां से बिना प्रॉब्लम्स खड़ी करे भागने लगती है। यूरा उसका पीछा करती है, पर वो सड़क के कॉर्नर्स का फायदा उठा वहां से गायब हो जाती है। हालांकि यूरा डिमोनिक ऑरास को सेंस कर सकती थी, इसलिए वो उसका पीछा करते करते नुरा हाउस तक पहुंच जाती है, जहाँ यूरा अपने दोस्तों से मिलती है जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। रिको पूछता है कि क्या वो भी ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करने आई है। यूरा सीधे से कहती है नहीं, वो एक डीमन को खत्म करने के लिए उसके घर तक आई है, क्योंकि उसे यकीन है कि वो डीमन कागेबारी आना है। रिको जल्दी से पूछता है कि उसने कुछ करा है क्या, क्योंकि उसे पता है कि कागेबारी शिकोकू से है। यूरा उसे सब कुछ बताती है कि कैसे वो कागेबारी आना से फेस टू फेस मिली थी। बाद में कारासु रिको को कागेबारी आना की शेडो इमेजेस दिखाता है। यंग मास्टर यानी रिको के ऑर्डर्स पर उन्होंने डिमोनिक एलिज में जांच पड़ताल की थी,
जहाँ उन्हें ये औरत बाकिने को शॉप पर मिली। जब उन्होंने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि वो काफी बार नोरा फैमिली के लीड काउंसिल मेंबर से मिला करती थी। रिको सारी बातों को जोड़ता है। उसे समझ आ जाता है कि शिकोकू ग्रुप उनके ही मेंबर्स की इंफॉर्मेशन पर काम कर रहा है। कारासु बहुत गुस्से में आ जाता है कि कोई उनके ही टेरिटरी में घुसकर उनके ही मेंबर्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस मैटर को ठीक से हैंडल करने के लिए रिको अपने योकाई रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद वो शॉप की तरफ जाने लगते हैं। हम देखते हैं अंदर हितोशु में काउंसिल मीटिंग्स की सारी जरूरी जानकारियां कागेबारी आना के साथ शेयर कर रहा होता है, क्योंकि वो नशे में था। जैसे ही रिको उस दुकान के सामने आया, उसने एक औरत का लंबा बाल वहां देखा। जैसे उसने उसे छुआ, वो टूट गया। कागेबारी आना को पता चल जाता कि कोई यहाँ पहुंच गया है। उसने डर का ऑरा महसूस किया। जिससे पहले कि वो पकड़ी जाए, वो वहां से भाग जाती है। रिको ये देख अपने ऑफिसर्स को उसका पीछा करने का ऑर्डर देता है। इस बीच हितोसुमे को वापस मेंशन ले जाया गया, जहाँ शोए जेन और बाकी लीडर्स उस पर बहुत गुस्सा होते हैं, फैमिली की कीमती इंफॉर्मेशन एक औरत के साथ शेयर करने के लिए। रिको जानता था कि उसने ये जानकर नहीं किया, लेकिन हितोसुमे गुस्से में आ जाता है, क्योंकि सब उसे ही दोष दे रहे थे। उसका मानना था कि फैमिली की समस्याएं उनकी कमजोरी की वजह से है और उनका लीडर ही उन्हें एकजुट नहीं कर पा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं यूरा चलकर कहीं जा रही होती है, पर तभी वो दोबारा वही डिमोनिक ऑरा महसूस करती है। कागेबारी आना अपना पुराना बदला लेने के लिए वापस आ चुकी होती है। ये देख यूरा वहां से भागने लगती है और कागेबारी आना उसका पीछा करती है। यूरा उसे एक सुनसान जगह पर ले आती है ताकि शहर में और कोई नुकसान ना हो। कागेबारी आना यूरा से पूछती है कि आखिर एक ओनम्योजी डीमंस के साथ क्यों काम कर रही है, पर यूरा इससे इनकार करती है कि उसने ऐसा कभी नहीं किया। यूरा उसका क्या मकसद है ये पूछती है, लेकिन वो कहती है इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो अब उसे 7 पिलग्रिम में से एक कागेबारी आना की ताकत दिखाने वाली है। यूरा कहती है कि वो भी एक ओनम्योजी है केकेन हाउस से, और उसने दुनिया के सभी इविल स्पिरिट्स को खत्म करने की कसम खाई है। कारासु टेंगु रिको को इस बात की जानकारी देता है कि उन्होंने कागेबारी आना को किसी से लड़ते हुए पाया है। सभी तुरंत उस जगह पर जाने के लिए निकलते हैं। यूरा अपने शिकिगामिस का इस्तेमाल कर उसके अटैक्स को ब्लॉक करते रहती है, लेकिन अपनी चोट की वजह से वो बहुत कमजोर हालत में होती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए कागेबारी आना यूरा को अपने बालों की मदद से लपेट लेती है और उसका दम घोटकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई उस पर पीछे से हमला करता है और यूरा बाल बाल बच जाती है। वो हमला नोरा क्लैन की एक योकाई केजुरो ने किया होता है। फाइनली इस एनिमे के अंदर मुझे एक अच्छी वाइफू दिखी है, डैम। कागेबारी ये देख उस पर अटैक करती है, लेकिन वो भी अपने बालों का इस्तेमाल कर उसे रोक देती है। वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। तभी कागेबारी आना को एक डिमोनिक ऑरा फील होता है, क्योंकि आखिरकार वहाँ रिकुओ और कारासु का ग्रुप पहुंच जाता है। रिकुओ की जबरदस्त ताकत से वो काफी डर जाती है, लेकिन वो पीछे न हटकर शिकोकू डिमंस की पावर दिखाने का सोचती है। हालांकि सिर्फ रिकुओ के साये की भी वहाँ एक खौफनाक मौजूदगी होती है। उस शैडो की मदद से रिकुओ कागेबारी आना के बालों को काट देता है, जो उसका हथियार था। रिकू बताता है कि वो उसे मारेगा नहीं, ताकि वो तामाजुकी के पास जाकर ये बता सके कि वो किसी औरत से अपने घिनौने काम ना करवाए। कागेबारी आना फिर तामाजुकी के पास जा उसे सारी बातें बता देती है। उसने तामाजुकी को बताया कि रिकू कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। तामाजुकी कहता है आखिरकार उसका यूक्यो शहर में आने का कुछ फायदा तो हुआ। वो इंतजार कर रहा था कि रिकू को पता चले कि वो उसकी मुट्ठी में है। उसने 7 पिलग्रिम से अपनी ताकत को ऐसे ही उसे देते रहने के लिए कहा। वापस मेंशन में कारासु सोच रहा होता है कि क्या तामाजुकी और शिकोकू ग्रुप का मिशन नोरा फैमिली को खत्म करना है, क्योंकि उन्होंने फैमिली के मेंबर्स पर एक एक करके हमला किया। लेकिन जब रिको ने इस बात पर गौर किया तो उसे ये बात समझ नहीं आई कि अगर उनका इरादा फैमिली को खत्म करना होता तो शिकोकू डीमंस उन पर एक साथ बड़े हमले करते। अगर वो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी कोई और प्लानिंग है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड, यानी वो स्कूल के स्टूडेंट्स जो रिको के मेंशन में आए होते हैं, वे हाल ही में डिस्ट्रॉय हुई जगहों की जांच कर रहे थे। उन्होंने एक खास बात को नोट किया कि सभी जगहों पर एक निशाना कॉमन है, वो है श्राइन्स। रिको भी ये बात जान बहुत हैरान होता है और उसने ये भी नोटिस किया कि ये सब हाल ही में बहुत तेजी से हो रहा है। इस बीच कहीं शिकोकू माउंटेन्स के सेंटर वाले इलाकों में नोरा रियोन, जो कि मूची के साथ अपनी फाइट के बाद से गायब है, असल में वो एक जगह पर गए होते हैं जहाँ शिकोकू डीमंस का मेन लीडर रहता है। उस जगह के श्राइन का नाम होता है यामागुची रेशिंदो, जो कि 108 शिकोकू डीमन गॉड लीडर्स का घर होता है। इनुगामी जाबू, जो पहले 88 तानुकी का लीडर था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका होता है, और नोरा रियोन उससे मिलने के लिए आए होते हैं।
होते हैं। श्राइन का गेट कीपर इनुगामी जाबू से पूछता है कि क्या वो उस आदमी को जानते हैं, जिसके जवाब में वो कहता है हाँ। दूसरी तरफ रिको अभी भी तामाजुकी का आखिर मकसद क्या है ये जानने में लगा हुआ होता है। रिको सारे पॉइंट्स को एक साथ कनेक्ट करता है। तब उसे याद आता है कि जब वो कागेबारी आना जिस जगह पर थी वहाँ जा रहा होता है, तब तक एक श्राइन वहाँ डिस्ट्रॉय हो चुका था। रिको को अब उनका मकसद समझ आ गया होता है, इसलिए वो सबको इकट्ठा करता है और उन्हें अलग अलग होकर उन सभी श्राइन्स को प्रोटेक्ट करने को कहता है जो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे। रिको सबसे कहता है कि शिकोकु ग्रुप अब तक उनका ध्यान भटकाने के लिए ये छोटे मोटे एक्शंस कर रहा था ताकि नूरा फैमिली उनके मेन टारगेट पर फोकस ना कर पाए। उनका सभी का गोल है टोचिगामी को पूरी तरह खत्म कर नूरा फैमिली के मेन फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करना। टोचिगामी जो कि लोगों का भरोसा और डर कायम करते हैं, इस तरह वो फैमिली के फाउंडेशन की तरह माने जाते हैं। इसलिए उन्हें बचाने के लिए रिको अपने योकाइस को श्राइन्स की रक्षा करने के लिए भेजता है। जिस श्राइन की रक्षा आउटाबो और नूरा क्लैन के 3 क्रॉस कर रहे थे, वहाँ अचानक रिको के स्कूल फ्रेंड्स आ जाते हैं कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए। जब रिको को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत भागते हुए उस श्राइन के लिए निकलता है। जब वो वहाँ पहुंच अपने दोस्तों को देखता है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ और वो सही सलामत है, तो रिको ओइकावा से कह उन्हें यहाँ से निकालने को कहता है। ओइकावा अपनी स्नो पावर का इस्तेमाल कर उन्हें किसी तरह वहां से निकाल देती है, लेकिन तभी अचानक वहां 7 पिलग्रिम्स के 2 मेंबर्स पहुंच जाते हैं और उनमें से एक रिको का रास्ता रोक लेता है। पर आउटाबो वहां आ कहता है कि इस बंदे को तो वो हैंडल कर लेगा, उसे यहाँ से जाना चाहिए। हम देखते हैं इनुओ को भी वो 3 क्रॉस घेर लेते हैं। इनुओ कहता है कि इस बार वो भागने या छुपने वाला नहीं है, अब वो उसकी असली आग को महसूस करेंगे। ये कि वो अपने आप को फायर फ्लेम से घेर लेता है और कहता है कि आसमान में लड़ने के लिए वो उससे अभी 100 साल छोटे हैं। फिर इनुओ अपने मुंह और दोनों पंखों में फायर एनर्जी इकट्ठा कर एक साथ 3 फायरबॉल से उन पर अटैक करता है। उन तीनों ने पहले ही एक प्लान बना लिया होता है इनुओ के घमंड को तोड़ने के लिए, इसलिए वो तीनों एक साथ टोर्नेडो वाला अटैक करते हैं जो कि आपस में मर्ज हो जाता है और बड़ा होकर उन फायरबॉल से टकरा जाता है, जिससे इनुओ का अटैक वापस उसे ही लगता है और वो अपनी आग में जलने लगता है। उनमें से एक कहता है कि वो अपने आप को आखिर फायर किंग कैसे कह सकता है। उसके बाद इनुओ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये देख उसका साथी भी वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ शिकोकु माउंटेन्स में नूरारियोन इस विषय पर बात कर रहे होते हैं कि अब वो पहले की तरह गोड्स को लीड नहीं कर सकते और कैसे अब वो दोनों बहुत बुढ़े हो चुके हैं। नूरारियोन ही और उसके मर्डर का टॉपिक भी उठाते हैं जो कि एक डीमन मूची ने किया था। इनुगामी जाबू ये सुनकर थोड़ा शांत पड़ गया क्योंकि वो जानता था कि ये सब कौन कर रहा है। उसने एक्सप्लेन किया कि तामाजुकी जो कि उसकी 88 वाइफ का 8वां बेटा है और तामाजुकी को उसकी डिवाइन पावर का बहुत ज्यादा हिस्सा उससे विरासत में मिला है। तामाजुकी अब सारे डीमंस का मास्टर बनने के लिए वो डर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। वो ये मिशन 7 पिलग्रिम्स के साथ हासिल करना चाहता है जिसमें इनुगामी स्पेशली डेंजरस माना जाता है। इनुगामी हेट्रेड और जेलसी की पावर यूज करता है और वो सच में एक भयानक डीमन है। अब वो नूरा रिको के पास भी खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि उसकी नफरत उसके प्रति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तामाजुकी इनुगामी से कहता है कि वो रिको को सिर्फ एक यूजलेस लीडर बना के छोड़ना चाहता है, मारना नहीं। लेकिन इनुगामी उसे शिकोकु डीमन के कानून की याद दिलाता है कि कमजोर मर जाते हैं। तामाजुकी मुस्कुराकर उसे अपनी मर्जी से जो चाहे वो करने को कहता है क्योंकि आखिर उसे रिको तक पहुंचने के लिए किसी गार्ड या स्काउट की जरूरत नहीं है। कागेबारी आना इनुगामी को जाते वक्त रोकती है और पूछती है कि क्या वो तामाजुकी के लिए कुछ भी कर सकता है। इनुगामी ने उसे समझाया कि ये तामाजुकी था जिसने उसके अंदर इस पावर को जगाया, हेट्रेड एंड जेलसी की पावर। वापस मेंशन में रिको अपने स्क्वाड के साथ गेम खेल रहा होता है, वही इनुगामी उस जगह की जानकारी इकट्ठा कर रहा था। इनुगामी रिको को इंसानों के साथ फ्रेंडली देख गुस्सा हो रहा था क्योंकि वो इस बात से नफरत करता है कि रिको जैसे डीमन को इंसान पसंद करते हैं। तभी हम देखते हैं उन्होंने एक ईमेल रिसीव किया जिसमें कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन होती है कि डीमंस एक अबेंडेंड स्कूल बिल्डिंग में लोगों को परेशान कर रहे हैं और ऑडिटोरियम में एक फिल्म प्रोजेक्टर है जो एक्टिवेट करने पर डीमंस को दिखाता है। पूरी स्क्वाड जांच पड़ताल करने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि रिको उन सभी लोगों को जाने से रोक रहा होता है, पर तभी केजोरो रिको को बताती है कि उसके लिए एक फोन है, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो स्क्वाड वहां से निकल जाती है। उस फोन कॉल पर असल में इनुगामी होता है। इनुगामी रिको से कहता है कि वो उसे मारना चाहता है, लेकिन वो अपने मेंशन के अंदर छिपा हुआ है और बाहर नहीं निकल रहा, इसलिए उसने सोचा कि अब उसके करीबी दोस्तों को मारना ही सही होगा। इनुगामी ये जानते हुए कि रिको अपने दोस्तों को मरने नहीं देगा, उसे फंसाने की सोचता है। रिको जानता था कि ये एक ट्रैप है क्योंकि जब वो ईमेल चेक करता है तो असल में वो ईमेल इनुगामी ने भेजा होता है। रिको जितनी तेजी से हो सकता था उस अबेंडेंड स्कूल बिल्डिंग के लिए भागते हुए निकलता है। आखिरकार रिको उस स्कूल तक पहुंच जाता है। खुशकिस्मती से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा होता।
रिको यूरा से के उन तीनों लड़कियों को यहाँ से निकालने को कहता है। वही लड़के प्रोजेक्टर रूम में थे और उसे ऑन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग उसे एक्टिवेट करते हैं, इनुगामी का शेडो प्रोजेक्टर पर दिखाई देता है। वो रिको से कहता है कि इंसानों को बचाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो डीमंस के लिए डिनर बनने वाले हैं। उसे रिको से इस बात की नफरत थी कि रिको को इंसान और डीमंस दोनों ने एक्सेप्ट किया है, जबकि इंसान डीमंस को कभी नहीं अपनाते। लेकिन रिको कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनुगामी गुस्से में प्रोजेक्टर फाड़ देता है और उसमें से निकलते हुए बोलता है कि इंसान ही असली इविल है, क्योंकि उन्होंने उसके साथ हमेशा एक मॉन्स्टर जैसा बर्ताव किया। वो रिको को अपने से कम डिजर्विंग समझता है और कहता है कि वो उसे ऐसे रहते नहीं देख सकता। इनुगामी रिको पर अटैक करने की तैयारी करता है, लेकिन नूरा फैमिली के ऑफिसर्स खिड़कियां तोड़ते हुए बिल्कुल सही वक्त पर वहां पहुंच जाते हैं। आओटाबो और कुराटाबो इनुगामी को पकड़ उसे कंट्रोल करते हैं ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा सके। रिको अपने दोस्तों को उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहता है, जिससे इनुगामी गुस्से से कहता है कि उसके जैसे लोग अपने दोस्तों द्वारा बचा लिए जाते हैं। इनुगामी के अंदर अब उसके लिए नफरत और बढ़ती जाती है, जिसके कारण आओटाबो और कुराटाबो भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। वो धीरे धीरे एक डॉग में बदल जाता है। हम देखते हैं कि इनुगामी की बैक स्टोरी थोड़ी दर्दनाक साइड पे होती है। उसने इंसानी दुनिया में फिट होने की पूरी कोशिश की, पर ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। लोग उसे नए नए नाम देते और लड़कियां उससे डरती थी। उस वक्त उसे यह नहीं पता था कि डीमंस की भी एक दुनिया होती है। सिर्फ तब तक एक दिन तामाजुकी ने उसे ढूंढ लिया। तामाजुकी ने उसे अपने साथियों में से एक बनने को कहा, लेकिन उससे पहले वो उसकी वर्दीनेस देखना चाहता था। उन्होंने इनुगामी को किसी एक जानवर की तरह बांध दिया ताकि वो उसकी पावर को टेस्ट कर सके। इनुगामी कहता है कि उसके पास कोई पावर नहीं है, जिस पर उसने जवाब दिया कि शिकोकु कानून के मुताबिक फिर उसे मरना पड़ेगा। तामाजुकी कहता है कि क्या वो दोबारा उन इंसानों के बीच जाना चाहता है। ये बात सुन उसकी नफरत के कारण इनुगामी की छिपी हुई पावर बाहर आ जाती है। तामाजुकी कहता है आखिरकार अब वो उसकी टीम में शामिल हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में इनुगामी एक गुस्से से भरे डॉग की तरह सिर्फ रिको पर ही अटैक कर रहा होता है, इससे पहले कि वो उस पर एक जानलेवा हमला करता। रिको का दोस्त कोबिनाशी सही समय पे इनुगामी को अपनी स्ट्रिंग से बांध देता है। अब जितना ज्यादा वो हिलेगा उतनी स्ट्रिंग्स टाइट होती जाएगी, लेकिन इनुगामी प्योर हेट्रेड की वजह से पूरा अंधा हो चुका था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तामाजुकी ने उसे एक असली डीमन बनाया है। उसने तामाजुकी को रिको से बेहतर माना, जो इंसानों के साथ भी घुल मिल गया। रिको उसे समझाने की कोशिश करता है कि असल में तामाजुकी उसे बेवकूफ बना रहा है। हालांकि ये बात इनुगामी भी जानता है कि वो एक बुरा तानुकी है, जो कि हमेशा अपना नकली शांत चेहरा लेकर घूमता है। लेकिन फिर भी उसने उसे जीने और रहने की एक वजह दी कि डीमंस इंसान से बहुत महान और ताकतवर होते हैं। रिको ये सुन कहता है कि वो गलत है। इनुगामी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आता। उसकी मेन बॉडी बड़ी होकर बदलने लगती है। इनुगामी स्ट्रिंग से निकलने का ट्राई करता है। कोबिनाशी कहता है कि वो उन्हें इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता, पर इनुगामी उन्हें तोड़ देता है, जिसके कारण कोबिनाशी एक दीवार से जाकर टकरा जाता है। इनुगामी के शरीर का दूसरा भाग लगातार बड़े होते रहता है, जिससे वहाँ की छत भी टूट जाती है। इनुगामी अपने सर को उसकी मेन बॉडी के साथ जोड़ लेता है। उसके बाद वो अपने असली रूप में बदल जाता है, एक बड़े और ताकतवर डॉग के अंदर। वो सिर्फ अपने एक अटैक के अंदर ही आओटाबो और कुराटाबो दोनों को धूल चटा देता है और बाकी मेंबर्स ओइकावा, केजोरो और कोबिनाशी को भी बहुत बुरी तरह मारकर दीवारों में फेंक देता है। अब सिर्फ रिको बच जाता है। इनुगामी उसे पकड़ कहता है अब कोई उसे बचाने नहीं आने वाला। लेकिन अब धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है। इनुगामी रिको को जमीन पे जोर से पटक देता है, ये सोचते हुए कि उसने उसे मार दिया। लेकिन इनुगामी का हाथ फिर दर्द करने लगता है। आखिरकार रात हो जाती है। हम देखते हैं रिको अपने योकाई फॉर्म में आ चुका होता है, क्योंकि जैसा हमें पता है वो सिर्फ रात में ही एक डीमन बन सकता है। रिको उसे एक बुरा एक्टर कहकर स्टेज छोड़ने को कहता है। जब इनुगामी दोबारा अटैक करता है, रिको तेजी से उसके सर पर एक कट मार साइड से जंप कर उसकी बॉडी पर भी एक कट मार देता है। इनुगामी को एक गलतफहमी थी कि खुद को बड़ा करने से वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। रिको की इतनी जबरदस्त ताकत को ना मानते हुए इनुगामी वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन रिको इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था, इसलिए वो उसका पीछा करता है और पीछा करते हुए वो दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां उनकी लड़ाई शुरू होती है। रिको उसे फिर दोबारा एक बार काट देता है। इनुगामी बचने के लिए रिको को उसके शरीर से दूर कर देता है, जिससे रिको को बस एक छोटी सी चोट आ जाती है। रिको फिर जंप मार अपने एक आखिरी हमले से इनुगामी के डॉग फॉर्म को बीच से चीर देता है, जिससे वो वापस इंसान में बदल जाता है। इससे पहले कि रिको उसे जान से मार पाता, तामाजुकी वहां आ जाता है और इनुगामी से कहता है कि वो उसे अभी मरने नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसका एक जरूरी साथी है। ये पहली बार था जब तामाजुकी ने रिको का योकाई फॉर्म देखा। वो दोबारा ये बात कहता है कि वो उससे उसका सारा कायम डर छीन लेगा
और सारे डीमंस का हेड बनेगा। तामाजुकी उसके बाद वहां से इनुगामी को लेकर निकल जाता है। हम देखते हैं नोरा रियोन को इनुगामी जाबू से पता चलता है कि तामाजुकी के पास एक सीक्रेट लेजेंडरी ट्रेजर है। नोरा रियोन कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि तामाजुकी के पास डीमन लॉर्ड का गेवल है। इनुगामी जाबू ये नोटिस करते हैं कि वो ट्रेजर मिलने के बाद से तामाजुकी बदल गया है। वो अपने दोस्तों को दोस्त ना समझ एक टूल की तरह समझता है अपने गोल को हासिल करने के लिए। हम देखते हैं अब शिकोकू के 88 डीमन गॉड्स टाउन के सेंटर में इकट्ठा हो चुके होते हैं। तामाजुकी का ट्रेजर यानी वो कटाना जिसका नाम होता है हाशानोकाशी, उसके नाम का मतलब है प्रूफ ऑफ द सुप्रीम रूलर। इसके साथ वो आगे बढ़ेंगे। कटाना ने खुद तामाजुकी को चुना है, इसलिए वो 88 गॉड्स का मास्टर है, ऐसा ये बंदा कहता है। हम देखते हैं कि शोए ओइकावा से बात कर रहा होता है कि यंग मास्टर आखिर कर क्या रहे हैं। उन्होंने उसे अपने फादर का बदला लेने के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया और उन्हें देखकर नहीं लगता कि वो खुद भी उसके फादर का बदला लेंगे। ऐसे तो उसका खोलता कुंड कभी शांत नहीं होगा। शोए आधी रात में बिना किसी को पता चले उस बिल्डिंग के पास चला जाता है अपना बदला पूरा करने। उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे डीमंस होते हैं। तभी एक आवाज उसे सुनाई देती है कि वो कौन है। शोए कहता है ये नूरा फैमिली की टेरिटरी है, उसे अपना इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक एक बड़ा पेड़ शोए को कुचल देता है। वो बंदा 7 पिलग्रिम्स में से एक होता है जो कि कहता है लगता है वो अभी पूरी तरह मरा नहीं है। वो फिर से अटैक करने जाता है, लेकिन तभी फैमिली के 3 क्रोस सही वक्त पर वहां पहुंच जाते हैं और शोए को बचा लेते हैं। वो कहते हैं कि ये नूरा फैमिली की टेरिटरी है, वो सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। रिको तेजी से भागते हुए देखने आता है कि क्या हुआ। तभी वो शोए को घायल अवस्था में पाता है। रिको पूछता है कि क्या हुआ। वो उसे सारी स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं कि वो अकेले ही सबसे लड़ने चला गया था। कुछ समय बाद हम देखते हैं रिको कहता है कि सब कुछ उसकी ही गलती है, वो डरपोक है। जैन उस पर गुस्सा होता है। अगर शोए ये सुनेगा तो वो कैसा महसूस करेगा। रिको कहता है कि ही ने दादाजी के साथ कप ऑफ शेक एक्सचेंज किया था, यानी शोए भी उनकी फैमिली में से ही एक है। जैन चिल्लाकर कहता है अगर ऐसा है तो उसे उसके लिए लड़ना चाहिए। हम देखते हैं कि रिको अकेले बाहर पेड़ के नीचे खड़ा होता है जहाँ उसका योकाई सेल्फ पेड़ पे बैठा होता है। रिको उससे कुछ बातें करता है और कहता है कि वो ह्यूमंस और डीमंस दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसका योकाई सेल्फ कहता है अगर ऐसा है तो वो इंसानों की जिम्मेदारी उस पर छोड़ता है और डीमंस के लिए वो उस पर विश्वास कर सकता है। ये कहने के बाद वो गायब हो जाता है। शोए अचानक से अपनी नींद से उठ जाता है और कहता है उसे वापस उस जगह पर जाना होगा। रिको भागकर उसके पास जाता है पर शोए उसे दूर रहने को कहता है, लेकिन रिको कहता है अगर वो शिकोकू वाले बंदे से लड़ने जाने वाला है तो अगली बार वो भी उसके साथ चलेगा क्योंकि वो उसकी फैमिली का हिस्सा है। तभी उसकी आवाज चेंज हो जाती है कि आखिर उनका दुश्मन एक स्टूपिड तानुकी ही है। रिको योकाई बन कहता है कि उसके फादर के रिवेंज में वो पीछे से उसका पूरा सपोर्ट कर रहा होगा। नूरा रियोन और इनुगामी जाबू एक प्लांट तामाजुसा पर बात कर रहे थे कि आजकल उसे एक लेटर कारासुरी यानी स्नेक गोड से जाना जाता है। लगभग 1000 साल पहले इंपीरियर का थ्रोन छीनने के लिए एक स्टॉक कीपर ने अपनी आर्मी तैयार की थी, लेकिन वो बुरी तरह हार गए। उसके बाद वो इस सानुकी नाम की जगह पर आ गया। जब उस हारे हुए स्टॉक कीपर ने एक बुश फ्रोबलर बर्ड की आवाज सुनी तो ऐसा कहा जाता है उसे कयाटो कैपिटल की याद आई और रोने लगा। उस बर्ड को लगा कि ये बहुत दुखद है तो उसने अपनी चोंच तामाजुसा लीव्स में लपेट ली और ऐसा करके उसने अपनी आवाज को शांत कर दिया। इनुगामी जाबू ने अपने बेटे का नाम इसी स्टोरी के बाद तामाजुसा रखा ताकि वो इस जगह को समझने वाला जीवन जी सके, लेकिन उसने अपना नाम बदल जिसका मतलब है इंपीरियल थ्रोन को निशाना बनाना, अपने आप को तामाजुकी कहने लगा और अब वो सारे डीमंस का मास्टर बनने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं सुबह सुबह एक मैसेंजर क्रो मेंशन में आता है एक मैसेज लेकर, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है। वो आज सुबह होने से पहले चिचिबोतुको से आती हुई शिकोकू डीमंस की एक बड़ी आर्मी के बारे में चेतावनी देता है। सब लोग थोड़े बहुत गुस्से में आ जाते हैं। नोरा रियोन ने इनुगामी जाबू से पूछा कि क्या तानुकी कभी संख्या में इंसानों से ज्यादा हुए थे। इनुगामी जाबू बताते हैं कि हाँ, लगभग 300 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसने सब कुछ बदल दिया। तानुकीज ने एक इंसानी कैसल पर कब्जा करने की कोशिश की। तानुकी डीमंस ज्यादा स्मार्ट थे और उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स थी, इसलिए परिणाम स्पष्ट होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। पूरी डीमन आर्मी को जान से मिटा दिया गया। ये सब सिर्फ एक कटाना की वजह से हुआ था जो इंसानों के पास थी। डीमन लॉर्ड्स गेवल हाशानोकाशी वो नूरा रियोन से पूछते हैं कि क्या उसे ब्लाइट मैजिक के बारे में पता है। जब बहुत सारे जहरीले बग्स एक ही पोर्ट में मिल जाते हैं तो वो जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन जो आखिर में बच जाता है उसमें उन सभी जहरीले बग्स की नफरत और इच्छाएं समा जाती है। वो क्रिएचर ही ब्लाइट क्रिएचर होता है जो डीमन लॉर्ड की गेवल तामाजुकी के पास है। वो भी इसी तरह के ब्लाइट मैजिक का परिणाम है। उस समय जो लोग मर गए थे उनकी नफरत शक्ति में बदल गई, इसलिए वो एक डेंजरस कटाना है।
इधर मेंशन में काउंसिल के सब मेंबर्स हैरान थे कि दुश्मन उनके इतने करीब कैसे आ गए। पिछले कुछ 100 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जेन उन्हें समझाता है कि उनके पास थर्ड कमांडर को फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ग्यूकी कहता है पहले उन्हें यंग मास्टर के इरादों को पता करना होगा। इसलिए जेन रिक वो कहाँ पर है ये पूछता है। तभी पता चलता है कि वो मेंशन के मेन एंट्रेंस पर अपने डीमन फॉर्म में बैठा है, क्योंकि वो अपने मेंबर्स के साथ मेंशन से दुश्मनों की तरफ निकल जाता है। लेकिन हितोत्सुमे उन्हें रोक कहता है कि वो कर क्या रहा है, अभी उसके दादाजी भी यहाँ पर नहीं है। तभी ग्यूकी और जेन वहाँ आ कहते हैं अगर वो रिकुओ की जगह होता तो क्या सिर्फ ऐसे ही बैठे रहता। ये समय अभी बहस करने का नहीं है, रिकुओ को अब कोई नहीं रोक सकता। हितोत्सुमे कहता है कि आखिर कितने डीमंस उसे फॉलो करेंगे, सिर्फ मेन हाउस के योकाइस को छोड़कर। तभी वो क्रॉस कहते हैं कि एक लार्ज डिमोनिक ओरा साउथ वेस्ट और सेम ओरा नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट से भी आ रहा है। रिको को समझ आ जाता है। तभी कुरोमारू वहां आकर रिको को बताता है कि उसके ऑर्डर्स पर एक लार्ज नंबर ऑफ सपोर्टर्स फाइनली पहुंच चुके हैं। रिको की आर्मी मेंशन से निकल जाती है, जहां उसके सपोर्टर्स भी उसकी आर्मी के साथ जुड़ते चले जाते हैं। हाथों पर छोड़ सकते हैं क्योंकि अब फाइनली वो रात आ चुकी है जहां आखिरी बैटल शुरू होगी। दुश्मन के सामने आने पर तामाजुकी उन्हें अपना असली रूप दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो एक भयानक डीमन में बदल जाता है जिसके लंबे सफेद बाल और मास्क होता है। लेकिन शोए और कुराटाबो वही होते हैं और उन सभी लोगों को फिनिश कर देते हैं। केजोरू कागेबारी आना से फाइट करती है। काप्पा गांग रिकुओ मना कर देता है। तामाजुकी ये जवाब सुन अपनी कटाना से रिकुओ को जान से मारने जाता है। ओइकावा को भी डार्कनेस में घेरने की कोशिश करता है। उसके बाद वो ओइकावा को जान से खत्म करने वाला होता है। वो उस पर लगातार अटैक्स करता है। हालांकि रिकुओ फिर से फाइट के लिए तैयार था। अब हम बाकी मेंबर्स की फाइट को देखते हैं। काप्पा गांगी कज़ू को एक ऐसी जगह पर लेकर आता है जहां उसे पानी मिल सके। फिर वो अपने वाटर मैनिपुलेशन टेक्निक से वाटर स्प्रिट स्पीयर बनाता है, जिससे वो गांगी कज़ू की तरफ फेंक सीधा उसे वहां से उड़ा देता है। इधर आओटाबो भी फाइट के दौरान अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज कर उसके शोल्डर्स को मोड़ देता है। आओटाबो के हाथ पर एक अजीब मार्क आ जाता है, जिससे वो सिर्फ एक ही पंच में अपने अपोनेंट को सीधा बिल्डिंग पे फेंक देता है। कुराटाबो अपने स्टाफ से बहुत सारे वेपन्स निकाल सारे डीमंस को मारने लगता है और सबको खत्म कर देता है। कुराटाबो कहता है कि उसे लोग मॉन्क ऑफ असैसिनेशन ऐसे ही नहीं कहते। केजोरू कागेबारी आना से कहती है कि वो नोरा फैमिली से नहीं जीत सकते, चाहे बात नंबर्स, पावर या खूबसूरती की क्यों ना हो। कोबिनाशी भी इनुगामी से कहता है कि अब उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए, उनके जीतने का कोई चांस नहीं है। हालांकि वो दोनों फिर भी कहते हैं तामाजुकी सारे डीमंस का लीडर बनेगा। रिको तामाजुकी से कहता है लगता है हालात उसके फेवर में नहीं है। तामाजुकी जानता था कि ऐसा हो सकता है क्योंकि उसकी आर्मी कमजोर थी। वो अपने बालों से एक और कटाना डीमन लॉर्ड्स गेवल हाशानो काशी को पकड़ता है। तामाजुकी कहता है लेकिन उसकी इस कमजोर आर्मी का भी एक पर्पस है। वो उस कटाना से अपने ही साथियों को मारने लगता है, जिससे वहाँ बहुत सारा डिमोनिक ओरा निकलता है। ये देख इनुगामी कुबिनाशी के कंट्रोल से छूट भाग जाता है। तामाजुकी उन सारे डीमंस को मारने लगता है जो उसकी ही साइड में है, जिसके कारण हाशानो काशी डीमंस को मारने के बाद बदलने लगती है। रिको को लगता है कि वो कटाना जैसे जिंदा हो। कागेबारी आना तामाजुकी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तामाजुकी उस पर भी कटाना से अटैक कर देता है। कागेबारी आना को इस बात का यकीन नहीं होता। देखते ही देखते वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। जेन चिल्लाते हुए उन लोगों को लाता है जिन्हें वो हील कर रहा था। वो दोनों नोरा फैमिली के स्पेशल स्पाई थे, जो कि रिको को बताते हैं कि ये कटाना डीमन लॉर्ड की गेवल है। जिस भी डीमन को वो कट करती है उसकी पावर को वो ऑब्जॉर्व कर लेती है। इस तरह वो लगातार स्ट्रॉन्ग बनती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि हाशानो काशी पूरी दुनिया को टेक ओवर करने में मदद कर सकती है। हम देखते हैं कि यूरा बहुत सारा डिमोनिक ओरा महसूस कर उस फाइट वाली जगह पर आ जाती है, लेकिन अनलकीली तभी तामाजुकी उसके सामने आ जाता है। तामाजुकी अब तक बहुत सारे डीमंस को मार चुका था, इसलिए वो अपनी कटाना से अब यूरा को भी मारने जाता है। यूरा के शिकिगामीस उसे बचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि तामाजुकी अपने एक एक अटैक से ही उन तीनों शिकिगामीस को वाइप आउट कर देता है। तामाजुकी यूरा को पकड़ लेता है, लेकिन तभी रिको वहां आ उसे बचा लेता है। हालांकि उसकी स्वॉर्ड के अटैक से तामाजुकी का मास्क भी आधा कट हो जाता है। तामाजुकी अपने फादर को सरपास करना चाहता है, क्योंकि 300 साल पहले जो डीमन आर्मी इंसानों के द्वारा हार गई थी, उस डीमन आर्मी का लीडर और कोई नहीं इनुगामी जाबू थे। तामाजुकी को लगता था कि उसके फादर एक कंप्लीट फेलियर है, इसलिए तामाजुकी खुद को दुनिया के सामने साबित करना चाहता था। वो कटाना जो कभी जंग के दौरान उसके फादर के फैंग्स को काट चुकी थी, अब उसके बेटे के पास है। इस लगातार बढ़ती हुई पावर के साथ सारे डीमंस उसे फॉलो कर रहे हैं।
तामाजुकी कहता है कि यही है असली डर, वो डर जो नोरा फैमिली के सुप्रीम कमांडर के फियर को भी सरपास कर चुका है। इससे पहले तामाजुकी अपना अटैक कर पाता, कुबिनाशी अपनी स्ट्रिंग से कटाना को रोक देता है। बाकी मेंबर्स रिकुओ के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। काना जो एक तरफ साइड से सब कुछ देख रही होती है, इनुगामी के लिए उस पर हमला कर उसे पकड़ने का ये परफेक्ट मौका था। वो रिकुओ को दिखाना चाहता था कि इंसान और डीमंस कभी साथ नहीं रह सकते। वो काना को नीचे फेंक तामाजुकी से मौके का फायदा उठाकर रिकुओ को मारने की कहता है, लेकिन तामाजुकी रिकुओ की जगह इनुगामी को अपनी कटाना से काट देता है। इनुगामी को विश्वास नहीं हो पाता, लेकिन तामाजुकी को उसकी लाइफ की जरूरत थी क्योंकि उसकी सुपर पावर से डीमन लॉर्ड की गेवल कंप्लीट हो जाएगी। तामाजुकी कहता है ये असली फियर की पावर जो उसे महसूस हो रही है। वो हाशानो काशी से अपनी फुल पावर के साथ जागने को कहता है। उसके बाल बहुत लंबे और अजीब से दिखाई देने लगते हैं, जैसे सारे मरे हुए डीमंस उसमें समा रखे हो। तामाजुकी पहले रिकुओ पर हमला करता है, लेकिन वो उसे आसानी से डॉज कर लेता है और एक जंप मार बिल्डिंग के टॉप पर चला जाता है। तामाजुकी भी उसके पीछे जाता है। बिल्डिंग पर उन दोनों की फाइट कंटिन्यू होती है, जहां अब उनके बीच में कोई नहीं आ सकता। रिकुओ कहता है पहले भी उसके बीच में कोई नहीं था क्योंकि उसके पास उसके दोस्त हैं। उन दोनों का बहुत डेंजरस क्लैश होता है, जिससे वहाँ दो बहुत ही पावरफुल डिमोनिक ओरास निकलते हैं। रिकुओ कहता है वो उसकी आंख में दिख रहे इस घमंड को तोड़ देगा, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत जल्द सुबह होने वाली थी। रिकुओ के दोस्त काफी परेशान थे क्योंकि सुबह होने पर रिकुओ अपनी योकाई फॉर्म को खो देगा और फिर से नॉर्मल ह्यूमन बन जाएगा। तामाजुकी रिकुओ पर अचानक एक पावरफुल हमला कर देता है और कहता है कि अगला अटैक इससे कहीं ज्यादा गहरा होगा। तभी हाशानो काशी से कुछ रूट्स निकल रिकुओ के पास आने लगते हैं। उसके साथी घबराहट में होते हैं क्योंकि सुबह होने में बहुत कम वक्त बचा था, लेकिन हम देखते हैं रिकुओ अपने इंसानी रूप से बात कर रहा होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे दिन हो या रात, उन्हें ह्यूमंस और डीमंस दोनों को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तामाजुकी रिकुओ को पूरा जकड़ लेता है और सोचता है अब रिकुओ का खेल खत्म है, पर वो चौंक जाता है कि आखिर क्यों। रिकुओ एक स्माइल के साथ कहता है कि क्या उसे दिन में रहने वाले मून के बारे में नहीं पता। रिकुओ उसके ट्रैप से फ्री हो अचानक तामाजुकी के पीछे आ जाता है। तामाजुकी बहुत गुस्से में आकर उस पर अटैक करता है, लेकिन वो अटैक रिकुओ के आर पार हो जाता है, जैसे रिकुओ किसी स्मोक का बना हो। तामाजुकी कहता है आखिर क्यों। रिकुओ बताता है कि क्योगाई सुगेत्सु एक ऐसी कर्स पावर है जैसे एक फ्लावर मून के द्वारा पानी में रिफ्लेक्ट होता है। तामाजुकी कहता है वो अपने फादर इनुगामी जाबू को किसी भी हालत में सरपास करेगा। ये कहकर वो अटैक करता है, लेकिन रिकुओ फिर से किसी स्मोक की तरह पूरा गायब हो अचानक से उसके पीछे से आकर एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक से उसकी शैडो को बीच से काट देता है, जिससे तामाजुकी की बॉडी से सारी डीमन स्पिरिट्स बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है। तामाजुकी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। देखते ही देखते सारी स्पिरिट्स उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है और तामाजुकी अपने घुटनों पर आ जाता है। रिकुओ एक आखिरी स्ट्राइक से सब कुछ खत्म करने की सोचता है और अटैक करने जाता है, लेकिन अचानक नूरा रियोन वहाँ रिकुओ के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। इनुगामी जाबू भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन तामाजुकी अभी भी अपने होश में नहीं आता और कटाना को एक आखिरी बार इस्तेमाल करने की सोचता है, इस सोच के साथ कि अपने फादर को मार उनकी पावर से वो हाशानो काशी को वापस जगा सकता है। लेकिन रिकुओ सही समय पे उसकी कटाना को उससे दूर कर देता है और कहता है कि उसे एक डीमन को तो छोड़ देना चाहिए जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। इनुगामी जाबू नीचे आकर अपने बेटे को उठाते हुए रिकुओ और नूरा रियोन से अपना सर झुकाकर माफी मांगते हैं कि भले वो अपने इस बेटे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो उसे उसकी गलती का एहसास जरूर करवाएंगे। अभी के लिए ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और हाँ, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 170 कमेंट्स का एम पूरा कर देना, क्योंकि ये इस एनिमे का फर्स्ट सीजन था जो कि मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, लेकिन इस एनिमे का एक सेकंड सीजन भी है और अच्छा सपोर्ट मिला तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और फ्यूचर में इसके अगले पार्ट्स भी आएंगे, इसलिए उन्हें मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। और हाँ, अगली वीडियो हिडन ज़ीरो यानी शिकी की होने वाली है। सॉरी आप सभी लोगों को इतना इंतजार कराने के लिए, क्योंकि मुझे ये वाला एनिमे पहले करना था। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले अमेजिंग रिकैप वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।